हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़े वीडियोस मिलती हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन। किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग अपनी जेंडर आइडेंटिटी एक्वायर करता है और सोसाइटी के कौन से एजेंट्स उनकी इस आइडेंटिटी को डेवलप करने में उनकी मदद करती है, उनको इन्फ्लुएंस करती है। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को एंड में ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको बीएड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेंडर आइडेंटिटी। आखिर में ये जेंडर आइडेंटिटी है क्या? जेंडर आइडेंटिटी इज़ द पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर। इट इज़ द इनर सेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। एक पर्सन की जो जेंडर आइडेंटिटी होती है वो उसका पर्सनल सेंस होता है, यानी उसका व्यक्तिगत जो भावना है वो। एक पर्सन मेल है या फीमेल है वो उसके इनर सेंस, इनर फीलिंग पे डिपेंड करता है। वो अंदर से मेल फील कर रहा है तो वो खुद को मेल जैसा ही पोर्ट्रे करेगा, अगर वो अंदर से फीमेल फील करती है तो वैसा ही खुद को वो पोर्ट्रे करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन बायोलॉजिकली मेल है तो वो एज अ मेल की जो रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसाइटी उसको सिखाएगी उस चीज़ को वो अडॉप्ट करेगा और उसके वजह से वो क्या करेगा, अपनी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो डेवलप करेगा कि वो एक मैन है तो उसको एक मैन के जैसा ही रहना चाहिए। सेम केस एक फीमेल के लिए भी होता है। अगर वो बाय बर्थ फीमेल है तो उसके लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोसाइटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है। तो वो सोसाइटी के बेसिस पे जो उसको सिखाया जाएगा वही रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्वायर करेगी और उन्हीं के बेसिस पे अपनी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो डेवलप करेगी। ठीक है, लेकिन सम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पर्सन जो होता है वो बायोलॉजिकल सेक्स उसका मेल या फीमेल का होता है, बट उसका जो इनर सेंस है, हम लोग यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी में एक पर्सन का पर्सनल सेंस, उसका इनर सेंस, वो अंदर से खुद को क्या फील करता है उसके बारे में बात करता है। लेकिन जो उसका बायोलॉजिकल सेक्स है उससे अगर उल्टा होता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजिकली अगर कोई पर्सन मेल है पर उसको इनसाइड से फील होता है कि नो, ही इज़ नॉट अ मेल, ही शुड बी अ फीमेल, तो वो खुद को एज अ फीमेल ट्रीट करेगा और उसके जो एक्शंस होंगे वो भी आप देखना कि एज अ फीमेल वाले ही होंगे। ठीक है, सो ये जो जेंडर आइडेंटिटी है ये एक पर्सन कौन से एज में डेवलप करता है और किन की मदद से डेवलप करता है। अ पर्सन डेवलप्स हिज और हर जेंडर आइडेंटिटी इन अर्ली चाइल्डहुड एज अ रिजल्ट ऑफ सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस सच एज बायोलॉजिकल फैक्टर, parental rearing, etc. and strengthens it during puberty due to hormonal changes. एक पर्सन अपनी जेंडर आइडेंटिटी अपने बचपन में डेवलप करता है और ये होता है ड्यू टू सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के वजह से, जैसे कि आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, आप बायोलॉजिकली मेल हो या फिर फीमेल हो ये। दूसरी चीज़, आपके पेरेंट्स किस तरह से आपको रियरिंग कर रहे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स किस तरह से आपका पालन पोषण कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज पेरेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरी एजेंट होते हैं जिसके थ्रू हम जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी है वो डेवलप करते हैं। और साथ ही में जब हम प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाते हैं उस एज में जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कुछ हद तक वो चेंजेस भी हमारे जो जेंडर आइडेंटिटी है उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर? सो इन सारे फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से एक पर्सन अपनी जेंडर आइडेंटिटी को डेवलप करता है। ठीक है, जेंडर एक्सप्रेशन इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वंस जेंडर आइडेंटिटी। जब आपने अपनी पहचान जो है वो धारण कर ली है, अब क्या करोगे, अपनी पहचान के अकॉर्डिंगली आप खुद को एक्सप्रेस करोगे, खुद की जो फीलिंग्स है उस चीज़ को सामने प्रकट करने की कोशिश करोगे। सो जब आप अपनी आइडेंटिटी जो है डेवलप कर लेते हो उसके बाद में आप खुद को किस तरह से एक्सप्रेस करोगे वो होगा आपका जेंडर एक्सप्रेशन। क्लियर? सो जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर आइडेंटिटी दोनों ही डिफरेंट टर्म्स है। जेंडर आइडेंटिटी आपकी पहचान है और जेंडर एक्सप्रेशन तब आता है जब आपने जो पहचान डेवलप की है उसके बेसिस पे आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो दूसरों के सामने, उस चीज़ को हम यहाँ पर जेंडर एक्सप्रेशन जो है मानते हैं। क्लियर? अब देखते हैं हमारा अगला कंसेप्ट, जेंडर सोशलाइजेशन। हम सब क्या है, सामाजिक जीव है, सोशल बीइंग्स है। हम सब सोशल बीइंग्स इसके लिए कहलाते हैं क्यों? क्योंकि हम सब इसी समाज का हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग इस सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? जिस प्रोसेस के थ्रू हम इस सोसाइटी का हिस्सा बन पाते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू हम इस सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं उस प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। पर
पर इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हर एक इंडिविजुअल का जो जेंडर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस को जेंडर सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो चलिए डीपली देखते हैं कि जेंडर सोशलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। जेंडर सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स आर टॉट हाउ टू बिहेव सोशली इन अकॉर्डेंस विद देयर जेंडर विच वॉज असाइंड एट बर्थ। जेंडर सोशलाइजेशन को एक प्रोसेस माना जा रहा है जहाँ पर हर एक व्यक्ति को ये सिखाया जाता है किस तरह से उनको इस सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, रहना चाहिए, और उनका जो ये बिहेवियर है ये डिपेंड करता है उनके जेंडर के ऊपर। और उनका जो ये जेंडर है ये उनका सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर या कल्चरली कंस्ट्रक्टेड जेंडर जो है डिपेंड करता है उनके बायोलॉजिकल सेक्स के ऊपर। बाय बर्थ वो मेल है या फिर फीमेल है, उसके बेसिस में ये सोसाइटी एक इंडिविजुअल को सिखाती है कि उनको किस तरह से इस समाज में रहने के लिए कौन से काम करने पड़ेंगे, उनके रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे। ठीक है। It is the process through which children learn about the social expectations, attitudes and behaviors typically associated with boys and girls. Gender socialization ही वो प्रोसेस है जिसके वजह से बच्चे सीखते हैं कि उनकी जो समाज है, उनका जो सोसाइटी है, उनसे क्या उम्मीद रखता है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, और उसी के बेसिस पे वो एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर्स जो है वो डेवलप करते हैं। और उनका जो ये एटीट्यूड या बिहेवियर है ये एसोसिएट करता है कि उनका बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, वो मेल है या फिर वो फीमेल है, वो एक लड़का है या वो लड़की है। उसी के बेसिस में एक बच्चे को सिखाया जाता है कि एक लड़के होने के नाते उसको कैसा इस समाज में रहने के लिए क्या चीज़ें जो है उसको सीखनी चाहिए, और एक लड़की को इस समाज में रहने के लिए, इस समाज का हिस्सा होने के लिए उसको क्या चीज़ जो है वो सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये सोसाइटी गर्ल्स से, वुमेन से, लड़कियों से ये एक्सपेक्ट करती है कि उनका नेचर बहुत ही सॉफ्ट और केयरिंग होना चाहिए, और बॉयज़ से एक्सपेक्ट करती है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिव होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में होना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। थ्रू जेंडर सोशलाइजेशन वी लर्न द राइट बिहेवियर फॉर अस टू फॉलो इन अकॉर्डेंस विद आवर सेक्स। जेंडर सोशलाइजेशन के ही मदद से हम अपने सेक्स के बेसिस पे कौन सा बिहेवियर हमारे लिए सही होगा उस चीज़ को सीखते हैं। क्लियर? आप लोगों को जेंडर सोशलाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जेंडर सोशलाइजेशन किस तरह से हमको सिखाई जाती है, कौन से एजेंट्स के थ्रू हम सीखते हैं। एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। एज अ ह्यूमन बीइंग जब हमारा जन्म होता है इस दुनिया में तो सबसे पहले हम मिलते हैं हमारी फैमिली के साथ। तो फैमिली सबसे पहला एजेंट है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फैमिली इज़ कंसिडर्ड एज द प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। हर एक इंडिविजुअल का जो परिवार है, फैमिली है, उसे प्राइमरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंट माना जाता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। फैमिली को सोशलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट एजेंट इसलिए माना जाता है बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड्स जेंडर आइडेंटिटी। क्योंकि फैमिली का डायरेक्टली योगदान होता है एक बच्चा कौन सी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो डेवलप करेगा। फैमिली क्या है? एक डोमिनेंट एजेंट है जो हर किसी के ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप बिना दोस्तों के, आप बिना रिलीजन के, आप बिना कास्ट के, आप बिना कल्चर के तो रह लोगे, क्या आप बिना परिवार के रह सकते हो? कभी नहीं रह सकते हो। इसी वजह से फैमिली को एक डोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट एजेंट माना जाता है, जिसके वजह से हम जो भी आदतें या बिहेवियर सीखते हैं वो फैमिली के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के वजह से ही डेवलप करते हैं। फैमिलीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला पॉइंट है जिसके थ्रू फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट करती है जेंडर सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। सेटिंग नॉर्म्स फॉर द चाइल्ड दैट आर जेंडर स्पेसिफिक। पहली बात तो रूल्स और रेगुलेशंस वो सेट करना अपने बच्चों के लिए जो उनके जेंडर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैमिली में एक गर्ल चाइल्ड है और एक मेल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शाम को ज़्यादा देर तक घर से बाहर ना रहे, और वेरएज एक मेल चाइल्ड से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इट इज़ वेरी नॉर्मल कि अगर वो घर से ज़्यादा देर तक बाहर रहता है तो शाम को। ठीक है। दूसरा है हमारा असाइनिंग
जेंडर स्पेसिफिक टास्क एट होम। जब हम घर पे बच्चों को उनके जेंडर के बेसिस पे कोई भी उनको काम देते हैं, उसके थ्रू भी हम जेंडर सोशलाइजेशन में और उनका जो जेंडर आइडेंटिटी वो डेवलप करते, उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, घर में अगर एक गर्ल चाइल्ड है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो किचन में जाकर अपनी मम्मी की हेल्प करे, और अगर एक मेल चाइल्ड है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने पापा की मदद करे, चाहे बाहर से कुछ सब्जी लेकर आना है, मार्केट जाना है, या घर के कोई अप्लायंसेस ठीक करने हैं। तो इस तरह के जो जेंडर स्पेसिफिक टास्क आप अपने बच्चों को सिखाओगे उनके जेंडर के बेसिस पे, तो वहाँ पर आप जेंडर सोशलाइजेशन और जेंडर आइडेंटिटी उनके सेक्स के बेसिस पे जो उनको सिखाना चाहते हो, उस चीज़ में आप कंट्रीब्यूट करते हो एज अ फैमिली। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर। इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर तब आता है जब एक बच्चा कोशिश करता है अपना ही सेम सेक्स वाला जो पेरेंट है उसको इमिटेट या कॉपी करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की देखती है कि उसकी मम्मी बहुत ही अच्छी लगती है मेकअप करने के बाद में, तो वो अपनी मम्मी को कॉपी करने की कोशिश में क्या करेगी, वो भी मेकअप करना स्टार्ट करेगी। दूसरा चीज़ वो ये देखती है कि उसकी मम्मी जो है लोगों की हेल्प करती है, घर में सबका ध्यान रखती है, इसके वजह से सब उसकी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर उसको लव एंड रिस्पेक्ट चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स से, तो वो भी क्या करेगी, सेम मम्मी जो काम करती है उनके जैसा ही रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। वेरएज एक लड़के को लगता है, अगर एक मेल चाइल्ड है वो देखता है कि अगर उसका पापा है वो बाहर जाकर काम कर रहा है या बाहर से कुछ भी लेकर आ रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है। क्यों? क्योंकि ये बाहर जा रहा है, दूसरे लोगों से मिल रहा है, अनजान लोगों से मिल रहा है। तो वो भी खुद की आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करेगा, अपने पापा को या अपने अंकल को या कोई और मेल मेंबर अगर फैमिली में होगा उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। क्लियर। लास्ट पॉइंट है रीइंफोर्सिंग बिहेवियर थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। आप अगर चाहते हो कि आप अपने बच्चे का कोई भी बिहेवियर पक्का करना चाहते हो, अगर उनकी कोई अच्छी आदत है, आप चाहते हो कि बार बार वो वही आदत जो है दोहराए, बार बार वैसे ही वो बिहेव करे, तो आप क्या करोगे, आप उनको रिवॉर्ड्स दोगे। और अगर आप चाहते हो कि बच्चों की कोई ख़राब आदत है और वो उस चीज़ को छोड़ दे और उस चीज़ को वो दोहरा ही नहीं, तो आप उस चीज़ को रोकने के लिए क्या करोगे, उनको पनिशमेंट दोगे। तो थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट भी आप बच्चों की जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉय चाइल्ड है, वो क्या करता है, खेलने जाता है और वहाँ पर गिर जाता है। गिरने के बाद में जब उसको चोट लगती है तो वो रोता नहीं है, तो वो घर पे आके कहता है अपनी मम्मी पापा से, देखो मैं खेलने गया था, मैं गिरा पर मैं रोया नहीं। तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स उसकी इस आदत पे खुश होते, उसके इस बिहेवियर पे खुश होकर उसको शाबाशी देते, वाओ वेरी गुड चाइल्ड, आप रोए नहीं लड़कियों के जैसा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उनको एक रिवॉर्ड दे रहे हो और उनके दिमाग में एक सिग्नल डाल रहे हो कि तुम एक लड़के हो, इसलिए तुम रोए नहीं, इसलिए तुमने बहुत अच्छा काम किया। वेरएज अगर वही सेम बच्चा रोते रोते घर आता तो उसके पेरेंट्स उसको डांटते, ठीक है, कि तुम एक लड़के हो, तुमको रोना नहीं चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को आप जो रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स देते हो उनके किसी भी बिहेवियर को पक्का करने के लिए, उस चीज़ के थ्रू भी आप बच्चों के माइंड में जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर सोशलाइजेशन के लिए जो पर्सपेक्टिव्स है उस चीज़ को डेवलप करते हो। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट एजेंट। नेक्स्ट एजेंट है स्कूल एंड पीयर्स। स्कूल और पीयर्स एक पर्सन की ज़िंदगी में किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है जेंडर सोशलाइजेशन को ब्रीफली देखते हैं। आफ्टर फैमिली, स्कूल ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन जेंडर सोशलाइजेशन। फैमिली के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन का एजेंट आता है वो है स्कूल। एट स्कूल चिल्ड्रन इंटरैक्ट विद टीचर्स, स्कूलमेट्स एंड एंगेज विद बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर्स के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। उनके जो स्कूलमेट्स होते हैं, स्कूलमेट्स मतलब उनके जो दोस्त होते हैं, उनको हम पीयर्स भी कहते हैं। उनके साथ जब वो बातचीत करते हैं, उनके साथ जब वो दोस्ती करते हैं, और साथ ही में जो भी करिकुलर उनका होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके थ्रू वो लोग जो सीखते हैं वो जेंडर सोशलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है। टीचर्स एंड पीयर्स directly influence gender differentiation by providing boys and girls with different learning opportunities and feedback. स्कूल में जब आप को जो भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो डिपेंड करता है कि आप एक बॉय हो या फिर वो गर्ल हो। और इस चीज़ में जो भेदभाव होता है, इसके दो इम्पॉर्टेंट एजेंट होते हैं, एक तो है आपका टीचर और दूसरा है आपका पीयर्स।
आपके टीचर का क्या एटीट्यूड है आपके तरफ, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके तरफ, उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही में आपके जो पीयर्स होते हैं, आपके साथ में जिन लोग पढ़ते हैं, वो लोग आपसे किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह से रहते हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से भी आपकी जो जेंडर रिलेटेड आइडियोलॉजीज़ है वो डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ड्यूरिंग मैथ्स क्लास या साइंस क्लास जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड में जब वो सम कराते हैं, तो वो ज़्यादातर वॉलंटियर के लिए जो मेल होता है या जो बॉय चाइल्ड होता है स्टूडेंट, उसको बुलाते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल से ज़्यादा केपेबल है मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट को डील करने के लिए। और कुछ टीचर्स है जो ऐसा समझती है जैसे होम साइंस जैसा सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ऐसे टाइप के अगर सब्जेक्ट्स है तो इनके लिए बेटर होंगी गर्ल्स। तो ये जो आप सब्जेक्ट वाइज डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हो, इसके थ्रू बच्चों के माइंड में ये फिट होता है कि अगर मैथ्स या साइंस जैसा सब्जेक्ट है तो गर्ल्स को ये नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में आगे जाके उनको क्या करना है मैथ्स और साइंस लेके, आफ्टर ऑल घर ही तो बसाना है। तो ये सारा जो माइंडसेट जब आप बच्चों के अंदर डालते हो तो उनका जो जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होता है उन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर। दूसरी बात होता है पियर्स का। पियर्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे? पियर्स तो आपके दोस्त होते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल, आप एक लड़की हो पर आपको क्या खेलना पसंद है? फुटबॉल खेलना पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। वेरएज आपके साथ जो दूसरी लड़कियां हैं, आपके जो दूसरे गर्ल फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को फुटबॉल या क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर हैप्पी इन प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप वहाँ पर उनके सामने फुटबॉल या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी गेम खेलने की बात करोगे तो वहाँ पर वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और इसके वजह से आपको निगलेक्टेड फील होगा, आप अकेला महसूस करने लगोगे। वेरएज ऑन द अदर हैंड जो बॉयज़ होंगे वो लोग भी आपको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप देखोगे जो बाकी लोग जैसे रहते हैं अब वैसे ही बिहेवियर जो है वो डेवलप करने लगोगे और इस तरह से आपका जो इनर सेंस बोलता है, आपका जो पर्सनल अंदर का जो फीलिंग है वो दब जाता है और सोसाइटी, आपके पीयर्स, आपके टीचर्स आपसे क्या उम्मीदें रख रहे हैं, आप वही धारणा जो है वो डेवलप करने लग जाते हो। इसी वजह से कहा जाता है कि टीचर्स एंड पीयर्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ लर्निंग अबाउट जेंडर। टीचर और जो पीयर्स होते हैं वो एक सोर्स है जिसके थ्रू एक बच्चा अपने जेंडर के बारे में, जेंडर से एसोसिएटेड जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बिहेवियर्स है, उन सारी चीज़ों को डेवलप करता है, एक्वायर करता है। क्लियर। क्योंकि टीचर प्रेजेंट करिकुलर मटेरियल्स दैट कंटेन जेंडर स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर एंड पीयर्स एग्जिबिट जेंडर स्टीरियोटाइपिक एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, टीचर जो करिकुलर मटेरियल्स होता है, सब्जेक्ट्स होता है, उसके थ्रू ऐसा बिहेव करते हैं जिसके थ्रू जो जेंडर स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर है, अगर गर्ल्स है तो वो मैथ्स में अच्छी नहीं होगी, साइंस में अच्छी नहीं होगी, अगर बॉयज़ है तो वो नीटली लिख नहीं सकता है, वो अच्छा रीडिंग नहीं कर सकता है, ऐसे टाइप के जो आपकी धारणाएं हैं जिसके वजह से जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या होती है, एक स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर जो है डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। और साथ ही में आपके जो पीयर्स होते हैं उन्होंने भी वही सेम चीज़ सीखा है तो डेफिनेटली वो भी वैसे ही आपके साथ बिहेव करेंगे। अगर आप एक बॉय हो और आपको ड्राइंग अच्छा लगता है तो बाकी के फ्रेंड्स ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर एक बॉय है तो उसके लिए स्पोर्ट्स जो है वो बेटर हो सकता है। ठीक है, एक लड़के को किस तरह से ड्राइंग अच्छा लग सकता है, ड्राइंग तो लड़कियों वाले काम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सन के जेंडर आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है और ये सब कौन है, सोसाइटी के एजेंट्स है। इसके लिए कहा जाता है सोशलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन भी टीचर का और पीयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज अ टीचर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पीयर्स तो क्या है, इतने भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, आप जैसा उनको सिखाओगे वो वैसा ही सीखेंगे। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर टीचर की आ जाती है। एज अ टीचर जब आप क्लासरूम में डील करते हो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के साथ इक्वली ट्रीट कीजिए और स्टीरियोटाइपिक जो बिहेवियर है उसको डिस्करेज कीजिए। अगर किसी लड़की को फुटबॉल या क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है तो उसको और उसके पीयर्स को ये एक्सप्लेन कीजिए, उनको समझाइए कि हाँ इट इज़ वेरी नॉर्मल कि अगर इसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर किसी लड़के को ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो उसको उसके ड्राइंग की वजह से एनकरेज कीजिए, ना कि डिस्करेज कीजिए। तो क्लासरूम में एज अ टीचर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जिसके थ्रू आप चाहे करिकुलर हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों के अंदर जो नॉन स्टीरियोटाइपिक थिंग्स है उस चीज़ को एनकरेज करो, ना कि स्टीरियोटाइपिक चीज़ों को एनकरेज करो। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारे अगले एजेंट को। हमारा अगला एजेंट है मीडिया। एक्चुअल में ये मीडिया है क्या?
Mass media refers to all means of communication that can reach out to the masses. Mass media उन सारे means of communications को include करता है जिनकी मदद से हम ढेर सारे लोगों के साथ में communicate कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, अपनी feelings, अपने ideas, अपने perspectives share कर पाते हैं। ये क्या क्या चीज़ें include करता है? सबसे पहला type of media है हमारा print media, जो हमको printed form में मिलता है, जैसे कि magazines है, न्यूज़पेपर्स है। ठीक है। दूसरा टाइप है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि फिल्म्स जिसको हम मूवीज़ भी बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स है एंड टेलीविज़न जो हम टीवी में देखते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मीडिया है सोशल मीडिया, जो कि यंगस्टर्स के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मीडिया के वजह से जेंडर सोशलाइजेशन किस तरह से हो सकता है। मीडिया प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। मीडिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेंडर सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। कैसे? बिकॉज इट बॉम्बार्ड्स इंडिविजुअल विथ आइडियाज़। ये लोगों को ढेर सारे टाइप के आइडियाज़ देती है एंड इमेजेस ऑफ व्हाट मेन एंड वुमेन आर सपोज टू बी। और ये एक इमेज प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू लोग खुद को वैसे इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं मैन हूँ तो मुझे कैसा होना चाहिए, अगर मैं वुमेन हूँ तो मुझे कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने प्रिंट मीडिया में कहा था मैगजीन्स आपको ढेर सारे टाइप के देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वुमेन मैगजीन उठाकर देख लो तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम टॉपिक्स जैसे कि फैशन, कुकिंग, रेसिपीज, ये सारे रिलेटेड चीज़ों से ही आपको पूरी मैगजीन भरी हुई मिलेंगी। वेरएज जब आप एक मेन वाली मैगजीन चेक करोगे तो उस मैगजीन में आपको स्पोर्ट्स, फाइनेंस, बिजनेस से रिगार्डिंग जो चीज़ें होती है, टॉपिक्स होती है, कवर्ड मिलेंगी। क्लियर? तो इस तरह से एक वुमेन का परसेप्शन अलग हुआ और एक मेन का परसेप्शन अलग हुआ। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी टेलीविज़न में हम मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जहाँ पर स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस जो एक मेन और वुमेन के लिए होती है वो पोर्ट्रे की जाती है। जैसे कि अगर कोई मसाले वाली एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पर आप देखोगे कि एक वाइफ अपनी कोशिश कर रही है कि वो बेटर खाना बनाए सो दैट उसके हस्बैंड को वो खाना पसंद आए। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि वुमेन का रोल है खाना बनाने का और उसका यही परसेप्शन होना चाहिए, उनका यही कोशिश होनी चाहिए कि उनका हस्बैंड जो है वो जो भी वो खाना बनाए उससे वो खुश हो जाए। उनको अपने हस्बैंड को खुश करना ही उनका परसेप्शन है। तो ये एक स्टीरियोटाइपिकल थॉट है। ठीक है। और बहुत से आपको वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड आपको अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको मैक्सिममली आप देखोगे कि एक वुमेन जो है वहाँ पर काम कर रही है या एक वुमेन पार्टिसिपेंट जो है वहाँ पर एक्ट कर रही है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो रिलेटेड है हमारे फाइनेंस के साथ में, बिजनेस के साथ में, होम लोन्स के साथ में या फिर पेंट्स के साथ में, तो आप देखना ऐसे सारे एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादातर मेन ही एक्ट करते हैं। ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी जेंडर स्टीरियोटाइप के जो रोल होते हैं वो भी पोर्ट्रे किया जाता है, जो हम सब देखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। और उसी के बेसिस में जो जेंडर सोशलाइजेशन है, जहाँ पर हमसे ये उम्मीद की जाती है कि अगर हम मेन है तो हमको कैसा रहना चाहिए, हम एक फीमेल है तो हमको कैसा रहना चाहते हैं, वैसा चीज़ें हम सीख लेते हैं, वैसा चीज़ें हम डेवलप करते हैं। ये तो बात हुई एडवर्टाइजमेंट की। अब आते हैं हम मूवीज़ पे। मूवीज़ भी वेरियस टाइप्स की होती है। मूवीज़ चाहे आप हॉलीवुड मूवी ले लो या फिर आप बॉलीवुड मूवी ले लो या फिर टॉलीवुड मूवी ले लो, कैसी भी टाइप की आप मूवीज़ देखना, मैक्सिमम टाइम पे आपको देखने को मिलेगा जो हीरोइन होती है वो बहुत बेचारी होती है और जो हीरो है वो हमेशा उसको बचाने की कोशिश करता है विलन से। ठीक है। तो थ्रू मूवीज़ भी हम जो स्टीरियोटाइपिकल रोल्स है उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये हुई पहली बात मूवीज़ की। अब आते हैं हम लोग कार्टून्स की, क्योंकि टेलीविज़न सिर्फ मूवी के लिए तो होता नहीं है, एडवर्टाइजमेंट के लिए होता नहीं है। बच्चे भी टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, वो लोग भी कार्टून्स देखते हैं। तो बैटमैन, सुपरमैन जैसे जो कार्टून्स है वो बॉयज़ के बीच में बहुत फेमस है। क्यों? बॉयज़ को ऐसा लगता है कि अरे मैं पावरफुल हूँ, मैं बैटमैन बनना चाहता हूँ, ये उसके लिए सूट करेगा। क्योंकि बैटमैन क्या है, एक मैन है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, वैसा बनने की कोशिश कर रहा है। वेयर एज जो फेरी टेल्स होती है जहाँ पर बार्बी डॉल्स होते हैं,
प्रिंसेसेस होती है, ऐसे टाइप के कार्टून्स जो होते हैं वो गर्ल्स के बीच में पॉपुलर होते हैं। तो गर्ल्स उन सारे चीज़ों को देख के उनको ऐसा लगता है कि उनको प्रिंसेस जैसा होना चाहिए, कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा, उनको लेकर जाएगा, उनको बचाएगा, उनकी मदद करेगा। ऐसे टाइप के जो चीज़ें हैं, कार्टून्स है, एडवर्टाइजमेंट्स है, मूवीज़ है, बहुत ही ज़्यादातर हद तक लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और उनकी ही मदद से हम खुद को वैसा ही इमेजिन करने लग जाते हैं और वैसे ही हम रोल जो है इस समाज में निभाने लग जाते हैं। क्लियर? अब करते हैं बात सबसे मोस्ट पॉपुलर मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में। एक रिसर्चर है मीडिया की, जोहाना ब्लेकली। उनका ये ओपिनियन है कि जो सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा हथियार है जिसके थ्रू हमारे समाज में फैले हुए जो जेंडर स्टीरियोटाइप के रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, धारणाएं हैं, वो हम ख़त्म कर सकते हैं। उनसे हम अपने समाज को आज़ाद कर सकते हैं सोशल मीडिया की मदद से। सोशल मीडिया की मदद से आप क्या कर सकते हो, ढेर सारे आइडियाज़ और ये सब मिनटों में लोगों तक पहुंचा सकते हो। और जो हमारा यूथ है वो बहुत ही ज़्यादातर सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। इसके लिए इसको एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे माना जाता है, मीन्स माना जाता है, जिसके थ्रू हम लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं और जेंडर स्टीरियोटाइपिकल चीज़ें जो है उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला एजेंट, रिलीजियन, कास्ट एंड कल्चर। हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का रिलीजियन अलग होता है, कास्ट अलग होता है, कल्चर अलग होता है। तो किस तरह से एक रिलीजन, कास्ट और कल्चर एक पर्सन के लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, उसके जेंडर आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है और जेंडर सोशलाइजेशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, डिस्कस कर लेते हैं। रिलीजन एंड कास्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मोस्ट पीपल। इस दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए उसका रिलीजन, उसका कास्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अ पर्सन थॉट्स, व्यूज एंड एक्शंस आर ऑफन शेप्ड बाय द रिलीजन दैट ही और शी फॉलोज। एक व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे रहता है, कैसे काम करता है, ये बहुत ही ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे या फिर वो लड़की हो। द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन लाइफ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो एक व्यक्ति का कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, हर एक व्यक्ति के लाइफ में उसका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एवरी कल्चर हैज़ डिफरेंट गाइडलाइंस अबाउट व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स एंड फैमिली मेम्बर्स में सोशलाइज इन जेंडर्ड वेज। जो हमारी फैमिली हमको रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है सोसाइटी में रहने के लिए, वो सब किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है? हमारे कल्चर से ही तो इन्फ्लुएंस होता है, हमारे रिलीजन से ही तो होता है, हमारे कास्ट से ही तो होता है। ठीक है, तो जो भी गाइडलाइंस होते हैं, हर एक कल्चर का अलग अलग गाइडलाइंस होता है। ठीक है, मेल्स के लिए अलग गाइडलाइंस होता है, फीमेल्स के लिए अलग गाइडलाइंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज सबसे बड़ा, कॉमन और क्लियर एग्जाम्पल है जो रिलीजन को इंक्लूड करता है, कास्ट को इंक्लूड करता है और कल्चर को इंक्लूड करता है। जो हर किसी में देखा जाता है कि मैरिज के बाद में क्या होता है, एक्सपेक्ट किया जाता है जो लड़की है वो अपनी मम्मी का घर छोड़कर, अपना पेरेंटल हाउस छोड़कर अपने इन लॉज के घर में, अपने हस्बैंड के घर में जाकर रहती है। तो ये जो मैरिज है ये हर किसी के रिलीजन में माना जाता है। ठीक है, चाहे आप कोई हिंदू देख लो, मुस्लिम देख लो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, हर कास्ट में, हर रिलीजन में मैरिज होती ही है। और जब ये मैरिज होती है, हमारा कास्ट, हमारा कल्चर ये मानता है, हमारी ट्रेडिशन का ये मानना है कि शादी के बाद में एक लड़की को अपना घर छोड़कर अपने हस्बैंड के घर में जाना पड़ता है। तो इस तरह से वेरियस और भी चीज़ें हैं। आप सभी को पता है आपके कास्ट में, आपके कल्चर में कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से जो जेंडर सोशलाइजेशन है वो होता है। क्योंकि यहाँ पर मेल से कुछ और चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है, फीमेल से कुछ और चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है। क्लियर? द एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्सन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस वन जेंडर सोशलाइजेशन, स्पेशली विद रेफरेंस टू द काइंड ऑफ जेंडर बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वन हैज़ टू अंडरटेक इन वंस प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड लाइफ। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो एक व्यक्ति का जो जेंडर सोशलाइजेशन है उसको बहुत ही हद तक स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि आप कैसे समाज में रहते हो, आप कैसे सराउंडिंग में रहते हो और किस तरह से रहते हो, उसके बेसिस में ही क्या कर रहे हो, आप जो है अपनी आइडेंटिटी, अपनी रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभा रहे हो, वो एक्वायर कर रहे हो। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है एक व्यक्ति का जो जेंडर सोशलाइजेशन होता है या जेंडर आइडेंटिटी होता है, उसके वातावरण का उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में हमने ये देखा कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है और जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है। और साथ ही में ये भी डिस्कस किया कि जो जेंडर सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स हैं वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके मदद से हम लोग जो रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेवलप करते हैं, बिहेवियर्स जो है वो एक्वायर करते हैं इस समाज का हिस्सा बनने के लिए, इस समाज में जीने के लिए। आई होप आपको सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो चुके हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क योर डाउट, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप कीजिएगा सो दैट आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।